नमस्कार दोस्तों, डिलिमिटेशन अभी काफी चर्चा में है। पूरे चांस हैं कि पीसीएस आईएएस की प्रीलिम्स की परीक्षा में इस पे प्रश्न बन सकता है और मेंस में भी इस पे प्रश्न आ सकता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन ये सब चीजें क्या हैं, हम बहुत शॉर्ट में 2 से 3 मिनट में इसको समझते हैं। देखो डिलिमिटेशन क्या है, तो उसके लिए आप ये समझो, जैसे अपनी टोटल सीट है इस समय 543 लोकसभा में, है ना। तो इनमें से कितनी सीट किस राज्य को मिलेंगी, जैसे यूपी को 80 सीट, तो ये जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होता है। और फिर यूपी में किस इलाके को एक संसदीय क्षेत्र, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा, तो उसमें भी कोशिश ये करते हैं कि हर इलाके की जनसंख्या सेम रहे। तो कहीं ना कहीं वो भी जनसंख्या के आधार पे ही है। अब जनसंख्या तो बदलती रहती है, तो जनसंख्या बदलती रहती है तो हमें इसको फिर से नए सिरे से बताना पड़ेगा कि अब यूपी को कितनी सीट मिलेंगी, अब किसको एक क्षेत्र माना जाएगा। ये जो प्रैक्टिस है इसी को डिलिमिटेशन बोलते हैं। डिलिमिटेशन का सिंपल से मीनिंग है री एलोकेशन ऑफ सीट टू द स्टेट एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। एक संसदीय क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करना और किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी नई जनसंख्या के आधार पर ये डिसाइड करना। क्या होता है डिलिमिटेशन, समझ में आ गया। कौन करता है डिलिमिटेशन कमीशन, अलग से एक आयोग बनाया जाता है, उसको समझेंगे। अब जब वो आयोग बनता ही है तो उसे एक और काम सौंपा जाता है, वो ये है कि इन 80 में से कितनी सीट SC ST की रिजर्व होंगी और ये जो संसदीय क्षेत्र है उसमें से कौन सा संसदीय क्षेत्र SC ST के लिए रिजर्व होगा, है ना। तो डिलिमिटेशन समझ आ गया। कौन करता है डिलिमिटेशन कमीशन, अभी हम देखेंगे आगे। और डिलिमिटेशन कमीशन साथ में ये वाला काम भी करता है। अब यहां से आप एक बात और समझो, बहुत छोटी सी, वैसे तो हम इसको आगे देखेंगे। इसमें ये जो चीजें हैं ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है। इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी नहीं है, सिंपल लॉ जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं उनसे हो सकता है। इतना बेसिक हमने समझ लिया। अब हम इसमें देखो थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो हमने देखा कि नई जनसंख्या के आधार पर रीएडजस्ट करनी पड़ती है, किस राज्य को कितनी सीट मिली और किसको एक संसदीय क्षेत्र माना जाएगा, है ना। और कौन सी सीट रिजर्व होगी, कितनी सीट रिजर्व होंगी। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन देख लो। संविधान में तो अनुच्छेद 82 में 82 में यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक नई जनगणना के बाद होगा, यानी कि 1951 है तो उसके बाद में जो अगली जनगणना आएगी 1961, फिर उसके बाद 1971, ऐसे प्रत्येक नई जनगणना के बाद में ये करा जाएगा। तो हर 10 साल के बाद में इसको रीएडजस्ट करना था। लेकिन देखो इसमें समस्या क्या है, अब आप ये समझो, जो साउथ इंडिया के राज्य हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ी। जनसंख्या वृद्धि को सही चीज तो माना नहीं जा रहा, इसका मतलब उन्होंने अच्छा काम करा, उनकी जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ी तो है लेकिन रेट कम है नॉर्थ इंडिया की तुलना में। तो अब जब सीटें रीएडजस्ट होंगी तो उनकी सीटें तो कम हो जाएंगी, है ना। या उनका अगर हम टोटल सीट बढ़ाएं तो उनकी सीटें उस हिसाब से देखें तो तुलनात्मक रूप से कम हो जाएंगी, उनको लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने इस पे आपत्ति दर्ज करना शुरू करा 82 के इस प्रावधान पे कि भाई हर 10 साल बाद ये तो आप एडजस्टमेंट करते हो, इससे तो हमें नुकसान हो रहा है। तो उसका उपाय ये निकाला गया कि ये जो सीट दी गई हैं स्टेट को, जैसे उत्तर प्रदेश को 80 सीट लोकसभा की, तो उन्हें 1971 की जनगणना पे फिक्स कर दिया। मतलब इसका केवल 3 बार ही डिलिमिटेशन हुआ, केवल 3 बार, 1952 में, फिर 62 में एंड फिर 72 में। और उसके बाद इसको फिक्स कर दिया गया कि 1971 की जनगणना के हिसाब से सीटें मिलेंगी अब, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था। और ये 84वें संविधान संशोधन से करा गया। दूसरा काम कि एक राज्य के भीतर किसको एक सीट माना जाए। तो इससे साउथ इंडिया वालों को क्या फर्क पड़ रहा है कि यूपी को 80 सीटें मिली हैं, अब उसमें किसी को भी मानो। तो इसमें 1971 की जनगणना नहीं है, उन्हें इसमें आपत्ति नहीं थी। तो उसमें 2001 की जनगणना के आधार पर सभी राज्यों में करा गया। तो जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी हैं, संसदीय क्षेत्र हैं, उनका निर्धारण, या जो विधानसभा के क्षेत्र भी हैं उनका निर्धारण 87वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2001 की जनगणना पे है। और ये कुछ हमने फैक्ट देख लिए। अच्छा, फिर इसमें किस सीट को रिजर्व मानेंगे उस राज्य के भीतर, इसको भी दक्षिण और वालों को क्या फर्क पड़ता है यूपी में कितना है ना, तो वो भी 87वें हिसाब से 2001।
जो मेन आपत्ति है वो इस पहले प्रावधान पे है। इतना समझ में आ गया। प्रेजेंट सिचुएशन देख ली हमने कि भाई हर 10 साल पे होना था निर्धारण, तो फिर अभी की सिचुएशन क्या है, तो पता चला राज्य को सीटें 1971 की जनगणना के आधार पे हैं, किसको एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी मानेंगे वो 2001 की जनगणना पे है, और SC/ST की कितनी सीट रिजर्व होंगी और कौन सी होंगी वो 2001 की जनगणना। अब मान लो इस बीच में SC/ST की आबादी बढ़ गई हो तो उनकी रिजर्व सीट भी बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि SC/ST का जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में है, फिक्स नहीं है कि जैसे महिला वाला ला रहे थे न्यूनतम 1/3, है ना। तो ये हमने प्रेजेंट सिचुएशन समझ ली। डिलिमिटेशन क्या होता है ये समझ आ गया, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ये समझ आ गया। डिलिमिटेशन करता कौन है, तो डिलिमिटेशन एक आयोग करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। आर्टिकल 82 में इससे रिलेटेड प्रोविजन है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, समझना इसका नेचर। लिखा है स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे भाई जब अनुच्छेद 82 में लिखा है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया, फिर तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोलना चाहिए ना। तो वहां आपको देखना पड़ेगा कैसे। तो उसमें बोला है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी। संविधान ने इस संस्था को नहीं बनाया, संसद अधिनियम के द्वारा जब भी डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा तो पार्लियामेंट एक एक्ट पास करेगी, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 52, 62, 72 और 2002। इसमें ये 4 बार बनाए। जो ये शुरू में 3 वाला था इसने दोनों काम करे थे, बल्कि तीनों काम, कि किस स्टेट को कितनी सीट मिलेंगी, किसको एक क्षेत्र माना जाएगा, कितनी सीट रिजर्व होंगी। लेकिन जो ये चौथा वाला था 2002 वाला, इसने केवल 2 काम करे थे कि कितनी सीट रिजर्व होंगी और किसको एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी माना जाएगा। सीटों में बदल इसमें नहीं हुआ था, किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी। तो ये समझ में आ गया कि संविधान के अनुच्छेद 82 में इसकी चर्चा है। उसके बाद भी ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है, विधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लीगल बॉडी है ना। ठीक। तो अब जो ये 131वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ रहा था, ये 5th डिलिमिटेशन कमीशन ही बना था, 5th टाइम। पिछले साल पेपर में क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी में कि अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बना है, 4 बार, है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्यों आया आप देख लो कि ये जो सीटें यहाँ रिजर्व की गई हैं 2026 तक करी गई हैं, 26 आने वाला है तो 25 में क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसमें पहले से पता था कि क्वेश्चन आएगा, है ना। ठीक। अब डिलिमिटेशन कमीशन करता क्या है, तो ये तो आपको पता चल गया कि किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी और उस राज्य में किसको एक क्षेत्र माना जाएगा, और SC/ST की कितनी सीट रिजर्व होंगी और कौन कौन सी सीट रिजर्व होंगी, ये भी हमने आपको बता दिया। पहले वाले के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरी है, दूसरे के लिए नहीं है, तीसरे के लिए जरूरी है। अभी ये जो बिल गया है इसमें एक आपत्ति ये भी थी विपक्ष की कि सरकार जो 131st अमेंडमेंट बिल लाई थी उसमें ये किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, इसका भी ऐसा प्रोविजन कर रहे थे कि ये सिंपल लेजिस्लेशन से हो जाए। अनुच्छेद 82 को अमेंड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना करना पड़े इसके लिए। भाई इसमें ज्यादा मेजोरिटी की जरूरत होती है, सरकार चाह रही है सिंपल मेजोरिटी से सरकार इसको कर ले, है ना। तो ये भी एक प्रावधान था। तो इस वजह से ये भी चर्चा में आ गया कि किसके लिए अमेंडमेंट जरूरी है, किसके लिए नहीं है। तो इसको भी आप समझ लेना, है ना। मेंबर कौन होते हैं, अब चर्चा में आए तो ये सब भी पूछ लेगा। तो इसके चेयरपर्सन होते हैं रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड दूसरे हैं इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, दोनों में कोई हो सकते हैं। फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, अगर किसी स्टेट में डिलिमिटेशन हो रहा है तब उस केस में, है ना। तो ये 3 इसके मेंबर हैं। नेचर क्या होता है इसके ऑर्डर का, इस पे भी प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि कानून का बल लगते हैं। इसने जो बोल दिया कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मानेंगे, इतनी सीट रिजर्व होंगी, तो उनका कानून का बल होता है, उन्हें किसी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से लागू कर दिया जाता है। पार्लियामेंट उसमें कोई चेंज, कोई मॉडिफिकेशन, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकती। तो ये हमारा डिलिमिटेशन कंप्लीट हो गया। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।